हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें आपके लिए मैंने वेरी आईएमपी प्रश्नों इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं, जिनकी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है और ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th, और इसमें मैंने वेरी आईएमपी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरी देखना है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है आपका, संसाधन किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर भी मैंने सभी प्रश्नों का सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता, किसी भी आवश्यकता को पूरा करे, उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर, देखिए यहाँ से, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आपने मिट्टी को बहते हुए अवश्य देखा होगा, तो उसी को हम अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। इसका आंसर देखिए, मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना, यानी मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी को बचाना, बहने से बचाना। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। देखिए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, जो जीवित होते हैं, और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। तो मृदा निम्नीकरण के कारण निम्न है। नंबर 1, वनोन्मूलन। यहाँ पर आप वनों की कटाई भी लिख सकते हैं। वनों की कटाई या वनोन्मूलन एक ही बात है। अति पशुचारण, खनन कार्य और अधिक सिंचाई, इनसे भूमि का क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी मछली पालन, और पशुधन। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ये जैव हो गया और अजैव हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी ये कैसी वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं।
अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसको आंसर देखिए, सतत पोषणी विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। यानी बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी में आपको अंतर बताना है। इसमें देखिए बांगर और खादर मृदा में अंतर, तो देखिए इसमें पहला है इसमें पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, यानी पुराना जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं या बांगर मिट्टी कहते हैं, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा कैसी होती है, इसमें खाद की मात्रा मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। यानी बांगर मृदा कैसी होती है, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा में छोटे छोटे महीन यानी कण पाए जाते हैं। अगला है पॉइंट इसमें, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बांगर मिट्टी में फसल अच्छी नहीं होती है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है काली मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा की दो विशेषताएं लिख लेना है। देखिए काली मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है इसमें, काली मृदा माने क्या होती है, मिट्टी। काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी सबसे अच्छी काली मृदा में कौन सी फसल होती है, कपास की। और कपास की फसल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, महाराष्ट्र में, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। तो इसका पहला पॉइंट है काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। काली मृदा में दूसरा पॉइंट है, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है। नंबर तीसरा पॉइंट है इसमें, गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यानी गर्म मौसम में और शुष्क यानी सूखा मौसम में इस मृदा में क्या पड़ जाती हैं, गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, यदि आपको ये प्रश्न आपको 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, और 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 2 पॉइंट ही लिखना है। देखिए जलोढ़ मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। पहली है, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी इसमें सबसे अच्छी फसल होती है। जलोढ़ मृदा में बहुत अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश, इसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, मिलता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो जल के द्वारा बहकर आती है।
इसकी 2 विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं? जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी इसमें सबसे अच्छी फसल होती है कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में, बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। और दूसरा इसकी विशेषता है जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई 2 पॉइंट लिखना है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा क्या होती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन के 2 कारण लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ऊपर हम इसको लिख चुके हैं। मृदा अपरदन के 2 कारण निम्न हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा है खनन और निर्माण और खनन कार्य, ठीक है। इससे मृदा अपरदन के 2 कारण हैं जी, ठीक है। यानी वनों की कटाई, वनों की हम अंधाधुंध कटाई करेंगे तो क्या होगा? वनों का मृदा का अपरदन होगा। और कैसे होता है? अति पशुचारण और निर्माण और खनन कार्य, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के 2 उपाय या तरीके लिखिए। यानी भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं या कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 उपाय लिखना है। तो पहला पॉइंट है इसमें वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए, यानी वनों को लगाना चाहिए और चारागाह होते हैं जिसमें पशु चरते हैं उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा है खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। तो इसमें से भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए क्या करेंगे? यानी पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए और खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए और वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखिए वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन्य जीवन, ये सभी कैसे हैं? नवीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर का, आणविकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उन्हें आणविकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि जो आणविकरण संसाधन होते हैं उनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। यानी संसाधनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती हैं। तो इसमें देखिए 2 समस्या लिखना है। पहला है इसमें पर्यावरणीय समस्या, यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरा है सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यानी खेती, कृषि माने क्या होता है? खेती। खेती पर आधारित कोई 2 उद्योगों के नाम आपको लिखना है। तो इसमें बहुत सारे उद्योग दिए हैं, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग आदि। तो इनमें से कोई 2 उद्योगों के नाम आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है। लिखिए, यानी कि रोपण कृषि, यानी रोपण कृषि क्या होती है? जिसकी हम पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको रोप देते हैं। तो इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि। ये क्या है? रोपण कृषि की फसलों के नाम हैं। यानी चाय को हम रोप के लगा सकते हैं,
पॉपी को लगा सकते हैं, रबड़ को लगा सकते हैं, गन्ना को लगा सकते हैं और केला को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की शस्य ऋतुओं के नाम लिखिए, यानी भारत में कौन कौन सी शस्य ऋतुएं हैं। तो भारत की 3 शस्य ऋतुएं हैं। नंबर 1 रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। यानी कि भारत में शस्य ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए जिनका हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है खाने के रूप में? भारत में चावल का, इसके बाद में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर आदि। इन फसल ये कैसी फसलें हैं? हमारी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न क्या होती हैं? जिसको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? चावल का, उसके बाद में गेहूँ, फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर आदि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रबी और खरीफ की फसलों के 4 उदाहरण यानी फसलों के नाम लिखना है। कोई 4 फसलों के नाम, रबी की और खरीफ की फसलों के 4 नाम लिखना है आपको। तो रबी की फसलें देखिए कौन कौन सी होती हैं। रबी की फसलें जो अभी खड़ी हैं, जो वो रबी की फसलें खड़ी हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। सरसों कटने लगी है देखिए, और आपने इन फसलों को अवश्य देखा होगा। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये कई की फसलें रबी की फसलें। अब आती हैं खरीफ की फसलें। रबी की फसलें क्या होती हैं? जिनको हम पानी देकर तैयार करते हैं। अब खरीफ की फसलें देख लेते हैं। जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, तुअर को हम अरहर भी कहते हैं, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है और सोयाबीन है। ये फसलें काय की फसलें हैं? ये फसलें खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें काय पर निर्भर रहती हैं? वर्षा पर, यानी बरसात के सीजन में ये बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये सबसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की आपको 2 विशेषताएं बताना है। तो 2 विशेषताएं, पहली विशेषता है यह भूमि, यह कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। भूमि माने जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है, यानी कि यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। और इस कृषि को करने में आदिम माने क्या होता है? पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। पुराने औजार क्या होते हैं? हल और बखर, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस कृषि में पैदावार कम होती है। इसमें कृषि में क्या होती है? पैदावार कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि। देखिए इसको 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो इसको झूम कृषि किसे कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, या कर्तन दहन प्रणाली क्या है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से देखिए, यह कर्तन माने क्या होता है? काटना, और दहन माने क्या होता है? जलाना। प्रणाली कृषि है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। अब किसान क्या करता है? किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने, देखिए किसान क्या करता है? जमीन के टुकड़े को साफ करता है, यानी उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देता है, साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। किसान क्या करता है? जमीन के टुकड़े को साफ करता है, फिर उस पर क्या करता है? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब उस मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। जब उस मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं। यानी कि जब उस भूमि में उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या इसको हम झूम कृषि कहते हैं, और इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, और इसको श्लेष वर्ण भी कहते हैं। श्लेष माने क्या होता है? श्लेष वर्ण। ठीक है, यानी कर्तन और दहन। कर्तन माने क्या होता है? काटना, और दहन माने जलाना। तो इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं क्या हैं, वो लिखना है। देखिए इसमें इस कृषि के लिए, कृषि माने क्या होती है, खेती। इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसको करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस कृषि को करने में अधिक पूंजी माने क्या होता है, पैसा व श्रम की आवश्यकता होती है। इस कृषि को हम करते हैं तो उसमें अधिक पूंजी खर्च होती है, यानी पैसा लगता है, और श्रम माने क्या होता है, मेहनत, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसकी वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं क्या हो जाएंगी, इस कृषि को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। भी वेरी वेरी IIMP क्वेश्चन है जी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, कोई 2 योगदान लिखिए। तो इसमें देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, यानी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की क्या रही है, रीढ़ की हड्डी। ये सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देखिए भारतीय, पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय कृषि लगभग 82% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। यानी कि हमारे देश की जनसंख्या 52% जनसंख्या को ये क्या करती है, रोजगार उपलब्ध कराती है और इसका आजीविका का साधन है। ठीक है, भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी कि भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ना कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से, और उद्योगों में क्या करते हैं, हम शक्कर बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि देखिए क्या है इसका, एक बार और पुनः देखते हैं। भारतीय कृषि लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। यानी कि 52% लोगों की जनसंख्या के लिए क्या, रोजगार उपलब्ध कराती है, और उनका जीवन कृषि से ही चलता है। और भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए इनमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको आपको देखना है पूरी वीडियो को ध्यान से। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। खरीफ एवं रबी फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। यानी 2 अंतर पूछे तो 2 अंतर लिखना है, और 3 अंतर पूछे तो 3 अंतर लिखना है। तो खरीफ एवं रबी की फसलों में कोई 2 अंतर। देखिए पहला है, खरीफ की फसलें क्या करते हैं हम, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी कि खरीफ की फसलें होती हैं, इनको हम बुवाई कब करते हैं, जून जुलाई में। ठीक है, बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। यानी रबी की फसलें होती हैं, उनका बोने का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। मध्य माने क्या होता है, बीच में। और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं, और इनको हम अप्रैल से जून के मध्य काट लेते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, खरीफ की फसलों की पैदावार कम होती है। यानी खरीफ की फसलें की पैदावार क्या होती है, कम होती है, जबकि रबी की फसलों की पैदावार अधिक होती है। नेक्स्ट है इसमें, खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर रहती हैं। यानी कि खरीफ की फसलें काय पर निर्भर रहती हैं, वर्षा पर, जबकि रबी की फसलें सिंचाई पर निर्भर रहती हैं। अब इसके उदाहरण लिखना है, कौन कौन सी खरीफ की फसलों के उदाहरण क्या हो जाएंगी, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, तुअर को हम अरहर भी कहते हैं, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली, सोयाबीन, पटसन, तिली आदि। ये सब कई की फसलें हैं खरीफ की। अब इसके बाद में रबी की फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, उदाहरण के लिए जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। ये सब कई की फसलें रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो इनमें से अंतर भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी फसलों के नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण किसे कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण क्या होता है, देखिए उत्तर देखिए यहाँ से, कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। यानी कच्चे पदार्थ कहाँ से लेते हैं हम, कृषि से लेते हैं। जैसे हमने गन्ना लिया और गन्ने से मशीनों की सहायता से हमने क्या बना दी, शक्कर।
तो देखिए, कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जैसे उदाहरण क्या हो जाएंगे, कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। ये भी वीआईपी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, यानी लोहा बहुत क्षेत्रों में प्रयोग में किया जाता है। ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बिना लोहे की नहीं बन पाएगी, या कोई पुल का निर्माण कर रहे हैं तो देखिए इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिखना है लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। अब अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृषि पर आधारित उद्योग, यानी कृषि माने क्या होता है, खेती। खेती पर आधारित उद्योग होते हैं कुछ, जैसे गन्ने से शक्कर बनाते हैं तो क्या करते हैं, कृषि से हम गन्ना लेते हैं। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज क्या होते हैं, खनिज पदार्थ वे होते हैं जिनको हम ज़मीन से खोदकर निकालते हैं। ठीक है, जैसे चूने का पत्थर है, इससे क्या बनाते हैं, हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो कृषि पर आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो ये पूर्व में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। कृषि पर आधारित उद्योग निम्न है, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि आदि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है। देखिए हमारी जो जीडीपी है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितना परसेंट है उद्योगों का योगदान, 17% या प्रतिशत। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको हिंदी से ही मतलब रखना है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, सूचना का निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना। यदि आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं क्वेश्चन तो इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। देखिए सूचना का प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, का अर्थ होता है सूचना का निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना। इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो यदि यहाँ तक ये क्वेश्चन लिखते हैं तो भी आपको नंबर 2 दिए जाएंगे। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय लिखिए। देखिए इसमें आंसर देखिए इसका, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के 2 उपाय निम्न है। नंबर 1 है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। यानी उद्योग होते हैं हमारे तो उसमें प्रदूषक नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। दूसरा है, कल कारखानों की चिमनियों को ऊंची होनी चाहिए। यानी जो कल कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, उनकी चिमनियाँ क्या होना चाहिए, ऊंची होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों झीलों यानी उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको नदियों झीलों तथा तालाबों में मिलाने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। यानी उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको डायरेक्ट नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, झीलों में नहीं मिलाना चाहिए, तालाब में नहीं मिलाना चाहिए। उनसे पहले उनका क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो इसमें देखिए जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। यानी उद्योगों से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनको हम सीधे नदी में छोड़ते हैं। छोड़ने से क्या होता है, जल कैसा होता है, प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर 1 जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र रंगाई। ये जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र रंगाई। और फिर और इसके बाद में उद्योग, तेल शोधक शाला आदि। ठीक है, ये जल प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। अगला है, उर्वरक उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर केंद्रित हैं, लिखिए। यानी उर्वरक उद्योग यानी उर्वरकों के कारखाने। उर्वरक माने क्या होता है, खाद, रासायनिक खाद। तो वो भारत में कहाँ कहाँ पर केंद्रित हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत में प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से, गुजरात, उर्वरक उद्योग हैं गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और केरल राज्य में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा उद्योग उर्वरक उद्योग कहाँ पर संचालित हैं, एक तो गुजरात राज्य में, दूसरा तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, केरल राज्य में केंद्रित हैं, जो देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया। तो इसमें देखिए भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया, 1854 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1854 में। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ पर है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितने गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उससे देखिए 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ कितने जल को दूषित कर देता है। तो देखिए कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी कि 1 लीटर जो कारखानों द्वारा 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, तो उससे लगभग कितना, 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाएगा। ठीक है, होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं। आपने एक ही वीडियो आपको देखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस तापीय प्रदूषण, कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। यानी कारखानों से जो पानी निकल रहा है, कारखानों या तापघरों से गर्म जल निकलता है, यानी उसको बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, तापीय प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्राकृतिक जल में किसी बाह्य पदार्थों का प्रवेश, यानी प्राकृतिक जल में किसी बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आ जाती है। ठीक है, जल की शुद्धता में क्या आ जाती है, गिरावट, तो उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा केवल 3% है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल होता है वो केवल कितने परसेंट, 3% स्वच्छ जल होता है, और बाद बाकी पानी कैसा होता है, लवड़ी होता है, यानी खारा होता है। ये तो मीठा पानी कितना होता है, केवल 3%। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक पर्यावरण उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक पर्यावरण, देखिए दोबारा से देखना, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसमें से सभी प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कौन 2 कानून बनाए गए? यानी 2 कानून लिखना है। तो 2 कानून निम्न है। पहला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, यानी कि वन्य जीवों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम माने क्या होता है? कानून। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत कब की गई? 1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषता निम्न है। तो देखिए इसे ये स्वर्णिम चतुर्भुज की 2 विशेषता लिखना है आपको। तो प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा। प्रथम क्या हो? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, उत्तर दिशा और दक्षिण गलियारा। ठीक है, प्रथम क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण गलियारा, जो क्या करता है? जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी श्रीनगर कहाँ पर है? आप देखेंगे उत्तर में, और कन्याकुमारी क्या है? दक्षिण में। ठीक है, प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व में आप देखेंगे, पूर्व में क्या है? सिलचर यानी असम है। ठीक है, पूर्व में ये, और इसके बाद में पश्चिम गलियारा, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। यानी कि द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात राज्य में, और सिलचर कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये पूर्व में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, प्रबंधन करना, कोमा लगाते जाना है, निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना। इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपियाँ क्या हैं? तो इसमें देखिए जब हमारे पास कागज़ नहीं थे उस समय हम क्या करते थे? पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों, देखिए पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों तथा हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। ठीक है, पांडुलिपियाँ पहले हमारे पास कागज़ नहीं था, उस समय की बात है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते, ताड़ एक पेड़ का नाम है, उसके पत्ते तथा हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, यानी बहुत ही नाजुक होती थी, और काफ़ी महंगी भी थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांडुलिपियाँ वाला, इसको आपको याद करना है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों, ये ताड़ एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। लेकिन पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी थी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? यानी कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं।
दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का अर्थ समझाइए, या मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए मुद्रा के बिना हम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए मुद्रा क्या होती है, रुपए या पैसे, ठीक है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। यह मुद्रा से क्या करते हैं, वस्तुओं को क्रय करते हैं, खरीदते हैं और सेवाओं को खरीदते हैं। ऐसे हमें दिल्ली जाना है ग्वालियर से, तो क्या करेंगे, हम टिकट लेंगे और सेवा वहाँ तक खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको दोबारा से देखना, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋण क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, नल का बिल आ गया, तो उसका भुगतान हम कैसे करते हैं, मुद्रा से करते हैं। ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा है, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय से क्या आशय है। तो वस्तु विनिमय क्या होती है, एक वस्तु के बदले, देखिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। एक वस्तु के बदले हम कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय निम्न हैं। नंबर 1, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को, आवास माने क्या होता है, घर को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन करना। यानी वन्य जीवों के, जो जंगल में रहते हैं जीव, उनके प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन करना। और दूसरा है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा है वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना, ठीक है। तो इसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए वन्य जीवों के आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन करना। दूसरा है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा है वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 1 है किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम KCC भी कहते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा 1998 में से शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरा है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। यह पर्सनल माने क्या होता है, व्यक्तिगत, ठीक है। और एक्सीडेंट माने वो क्या होता है, दुर्घटना। और इंश्योरेंस माने क्या होता है, बीमा। और स्कीम माने क्या होता है, योजना, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा है इसमें पॉइंट, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यानी आकाशवाणी पर किसानों को क्या बताया जाता है, मौसम की जानकारी दी जाती है और कृषि से संबंधित कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आप घरेलू उद्योग के विषय में क्या जानते हैं। तो वे उद्योग जिनमें हम घर बैठकर विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करते हैं, यानी बनाते हैं। उत्पादन करना माने क्या होता है, पैदा करना, घरेलू उद्योग कहलाते हैं। घरेलू उद्योगों में लागत बहुत कम होती है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के दीपक बनाना, बांस की डलिया बनाना, खजूर के झाड़ू बनाना आदि। ये क्या होते हैं उद्योग, आप इनको घर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन,
आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों के दो महत्व लिखिए। सीमांत सड़कों के दो महत्व निम्न है। देखिए, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, यानी कि सीमा सड़क संगठन किसके अधीन है? भारत सरकार के एक प्राधिकरण है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था, यानी कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। विश्व की, तीसरा पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, यानी कि जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो किसके द्वारा बनाई गई? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व देखरेख करता है, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में, 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 पॉइंट लिखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, सड़क परिवहन के दो महत्व निम्न है। नंबर 1, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है, यानी कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। दूसरा, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। अगला है, सड़कों का निर्माण व लागत कम होती है। निर्माण माने क्या होता है? बनाना, और लागत माने पैसा इसमें कम लगता है। सड़क परिवहन लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिकेटिंग किसे कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पिकेटिंग क्या होता है? प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का दरवाज़ा रोक लेते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसमें देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग सालाना बैसाखी का मेला देखने के लिए जलियांवाला बाग में गए थे। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका आंसर देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। यानी कि बड़े भूस्वामी क्या, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, किसान थे, वहाँ पर बड़े भूस्वामी थे, उनके दबाव में आकर, देखिए यहाँ पर लिखा है इसमें, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता था। ये VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रश्न अच्छे हैं। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट क्या है? ठीक है, तो इसमें देखिए, रेशम मार्ग, इसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें यहाँ से देखना है, रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। इसको सरल भाषा में मैंने बनाने का प्रयास किया है। रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था, ठीक है। इससे देखिए, इस मार्ग से किसका वो व्यापार होता था? रेशम का, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता? रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग एशिया, यूरोप, एशिया महाद्वीप से स्टार्ट होता था जी। रेशम मार्ग एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे। ये ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। ये मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे, यानी इनकी खोज हो चुकी थी और ये 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। इस मार्ग से क्या जाती थी? चीनी पोटरी, यानी चीन का देश था, वो रेशम का व्यापार करता था,
तो इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। यानी यूरोप महाद्वीप से कहाँ पहुंचती थी? एशिया। तो इसको देखिए, आपको यहाँ तक आप लिख देंगे तब भी आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, रेशम यहाँ से लिखना है, रेशम मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो भी आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुके थे और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी मार्ग से चीनी पोटरी जाती थी और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्व आदि औद्योगिक किसे कहते हैं? पूर्व या आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि इसका आंसर देखिए, यूरोप या इसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, में औद्योगिकरण से ठीक पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यानी कि ब्रिटेन में जो उद्योग प्रारंभ हुए थे उससे भी पहले औद्योगिकरण के ठीक पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। उद्योग इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले। यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। यानी 1730 के दशक में कारखाने वहाँ खुल चुके थे, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ। यानी कि वहाँ पर सबसे पहले यानी कि जो कारखाने थे वो कहाँ खुले थे? इंग्लैंड में। ठीक है, यानी 1730 के दशक में ही खुल गए थे और उसके बाद में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा यानी तेजी से बढ़ोतरी कौन सी शताब्दी में हुई? 18वीं शताब्दी में हुई। 18वीं सदी के आखिर में हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग लिखिए। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? अंग निम्न है, एक तो नेता होते हैं, एक सक्रिय सदस्य होते हैं, तीसरा अनुयायी या समर्थक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार। तो इसमें जब किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायी सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है। यानी लोकतंत्र एक कैसी सरकार है? उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि यह लोगों की सरकार है, यानी लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जिम्मेदार सरकार किसे कहते हैं? तो इसका देखिए, जिम्मेदार सरकार क्या होती है? जिम्मेदार सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है, यह अपने नागरिकों की ओर से लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। अब इसके बाद में अगला है, वैध सरकार किसे कहते हैं? तो वैध सरकार क्या होती है? वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, यानी कि वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, देखिए,
विनिर्माण किसे कहते हैं? तो ये भी ऊपर मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार पुनः रिपीट हो गया है जी। कच्चे पदार्थों को देखिए, कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं। उपभोक्ता कौन है? हम सभी उपभोक्ता हैं, यानी कि हम किसी न किसी वस्तु का उपयोग जरूर करते हैं, इसलिए हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? जो ऊपर आ चुका है प्रश्न। तो वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। अब इसके बाद में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है आपका कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योग ये भी पूर्व में आ चुका है, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, वो सारे उद्योग हैं जो कृषि यानी खेती पर आधारित हैं। ठीक है, इसमें देखिए और है इसमें ऊनी वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है? जो ऊपर आ चुका है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान 17% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को लागू किया गया। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। अब इसके बाद में संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो देखिए संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं? संगठित क्षेत्रक वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ठीक है, संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों का पालन करना होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी आ जाता है कभी कभी, निवेश किसे कहते हैं? ठीक है, निवेश क्या होता है? हम कोई भी भूमि खरीदने में या उद्योग स्थापित करने में जो पैसा लगाते हैं उसको हम निवेश कहते हैं। तो देखिए निवेश किसे कहते हैं? तो इसका देखिए निवेश का मतलब होता है भूमि, भवन, मशीन एवं उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि हमने भूमि खरीदी या भवन खरीदा या मशीन खरीदी या कोई उपकरण खरीदा, की खरीद में व्यय माने क्या होता है? खर्च करना। की गई मुद्रा माने क्या होता है? रुपया को निवेश कहते हैं। यानी किसी कार्य में, यानी भूमि खरीदना या भवन खरीदना या मशीन खरीदना या उपकरण खरीदना की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं विदेशी निवेश किसे कहते हैं? देखिए तो इसका आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुत से राष्ट्रों में कार्य करती हैं। ठीक है, व्यापार करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। और निवेश किसे कहते हैं? भूमि, भवन, मशीन एवं उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं?
या वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, देखिए क्या लिखेंगे उत्तर में, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसको दो भागों में आपको बांट लेना है, तो आप जल्दी इसको याद रख सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में ये 78 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसे कहते हैं? तो इसका देखिए, हमारे देश में 3 प्रकार के राजमार्ग हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए तीनों प्रकार के राजमार्ग में से एक क्वेश्चन निश्चित आपका आने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? यानी राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय माने नेशनल, नेशनल माने राष्ट्रीय होता है, हाईवेज माने क्या होता है, राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से लिखना है उत्तर में आपको। और राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या इसको बोलते हैं इंग्लिश में CPWD के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम लिखेंगे सीधा सीधा, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, निर्माण माने बनवाना, रखरखाव माने मरम्मत करवाना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, या आप इसको भूलते हैं तो आप इसको शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, इसको आप भूल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव, इसमें लिख सकते हैं आप CPWD के द्वारा किया जाता है। यदि आप इसको बोल रहे हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यदि आप भूल जाते हैं तो आप इसकी जगह CPWD लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। अब आता है दूसरा, राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? ठीक है, तो राज्य माने क्या होता है, स्टेट, ठीक है, और राजमार्ग माने हाईवेज, ठीक है। तो आप तो हिंदी से मतलब रखना है। देखिए इसका कैसे लिखेंगे आंसर, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, ये सड़कें होती हैं जो राज्य की राजधानियों को कैसे जोड़ती हैं, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं और जिनका निर्माण व रखरखाव लिख सकते हैं आप PWD के द्वारा किया जाता है। यदि आप इसको भूल रहे हैं, राज्य और इसको भूल रहे हैं आप, इसको भूल जाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका PWD के द्वारा किया जाता है। तो और तीसरे स्तर की सड़कें हैं जिला राजमार्ग, ठीक है। तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये क्या करती हैं, जो प्रशासनिक केंद्र होती हैं यानी तहसीलें होती हैं उसको जिला से जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव जिला परिषद करती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की सड़कें हैं, इनमें से एक प्रकार की सड़क आपको निश्चित आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी पर चलाई गई? तो देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? तो पाइपलाइन परिवहन क्या होती है, जो ज़मीन के अंदर पाइप बिछा के डाली जाती है। पाइपलाइन परिवहन से कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सेवाओं को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो देखिए, आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है, यानी निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है, तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेल परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। तो इसमें देखिए, पहली विशेषता है, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यानी भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। और दूसरा है इसमें विशेषता, रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देखिए, कांडला पत्तन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यानी सबसे पहले, यानी कच्छ जिले में, तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है? बनाना। कांडला पत्तन, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कांडला पत्तन का नाम, कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्या है? ज्वारी पत्तन है। कांडला पत्तन कैसा पत्तन है? ज्वारी पत्तन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, देश की क्या करना है? देश की कोई 2 तेल शोधक शाला के नाम लिखिए। तो देश की 2 तेल शोधक शालाओं के नाम निम्न है। एक तो डिगबोई जो असम में स्थित है, गुवाहाटी तेल शोधक जो असम में है, ये दोनों, डिगबोई और गुवाहाटी तेल शोधक असम। बरौनी तेल शोधक बिहार में, बरौनी बिहार में है। और मथुरा तेल शोधक जो उत्तर प्रदेश में है। और मुंबई हाई ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको लिख देना है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अटल टनल जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में संकलित किया गया है या बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में संकलित किया गया है, या भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान कब और कहाँ प्रारंभ की गई? तो भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ की गई। यानी कि सबसे पहले जो हवाई जहाज उड़ाया गया था भारत में सर्वप्रथम, वो 1911 में उड़ाया गया था और इलाहाबाद से नैनी के बीच उड़ाया गया था, प्रारंभ की गई थी। ठीक है। तो 1911 में और इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। ठीक है। जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निर्यात किसे कहते हैं? तो निर्यात क्या होता है? जब हम कोई दूसरे देश को वस्तुओं को भेजते हैं, जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। ध्यान से समझना, जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है।
अब आयात क्या होता है? जब किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। यानी कि वस्तु निर्यात क्या होता है? जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और आयात क्या होता है? जब किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क से क्या आशय? तो आयात शुल्क क्या होता है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। ठीक है, यानी जब दूसरे देश से जो वस्तुएं आती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको आयात शुल्क कहा जाता है। तो इसमें यही लिखा है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के नाम लिखिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है जी, एक साइड में थे, इनको मित्र राष्ट्र थे एक साइड में। और ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक चला। एक तरफ ध्रुवीय शक्तियाँ थीं, तो ध्रुवीय शक्तियों की तरफ नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वीटो या इसको विशेषाधिकार का क्या अर्थ है? या तो इसको वीटो कहते हैं या विशेषाधिकार कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। यानी इसमें से देखिए कोई भी एक सदस्य की असहमति, ठीक है, किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वीटो या विशेषाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन से थे? ठीक है, सहयोगी या मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 तक चला। और ध्रुवीय शक्तियाँ, इसको हम केंद्रीय शक्तियाँ भी कहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कार निर्माता का नाम एवं कार का मॉडल का नाम बताइए। तो प्रथम कार निर्माता का नाम क्या था? हेनरी फोर्ड था। यानी सबसे पहले कार किसने बनाई थी? हेनरी फोर्ड ने बनाई थी। एवं कार का मॉडल टी मॉडल बनाया था, टी मॉडल था। यानी कि जो कार के प्रथम कार निर्माता थे उनका नाम था हेनरी फोर्ड और उनने टी मॉडल की कार का निर्माण किया था। यानी कार कौन से मॉडल की बनाई थी? टी मॉडल की। टी मॉडल क्या होता है? ए वाला। ठीक है, ऐसी या टी ऐसे बनाते हैं हम। तो टी मॉडल की कार सबसे पहले किसने बनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। और अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, हायर परचेज क्या है व्यवस्था थी? हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? तो हायर परचेज देखिए इसका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। यानी कि हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार क्या करते थे? खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों को सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, तो आपको ये जल्दी ही प्रश्न याद हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।